माइक अब फिटेड है, अब क्लियर आएगी। हाँ जी, सभी ज्वाइन हो गया सभी का, और आवाज भी क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, कोई डाउट तो नहीं था कल वाले लेक्चर में किसी को? नो मैम। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, जब भी हमारे चोट लगती है उस जगह पर ब्लीडिंग जो है वो कैसे स्टॉप हो जाती है। तो ये जो ब्लीडिंग स्टॉप होती है इसके अंदर मल्टीपल बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नियरली अब तक हमने जो डिस्कवर किया है 10 ऐसे फैक्टर्स हैं ब्लड के अंदर जो कि कोएगुलेशन करते हैं। जब कभी हमारे कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वहां से ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप हो जाती है, और उस जगह पर हमें क्या है, एक जिस जगह पर हमें ब्लीडिंग हुई थी उस जगह पर एक जो है क्लॉट बन जाता है रेड कलर का, और कुछ दिनों बाद जो ये क्लॉट है धीरे धीरे ये ड्राई हो जाता है और इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की क्रस्ट आ जाती है। फिर ये क्रस्ट जो है वो टूट जाती है और नीचे से फिर नई स्किन जो है वहां पर कुछ टाइम बाद अराइज हो जाती है, आ जाती है। तो ये जो ब्लड, जो पहले ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ पर ब्लड निकल रहा था, वो स्टॉप क्यों हो जाता है? 2 से 7 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, किसी के 2 मिनट के अंदर हो जाता है, किसी के 7 मिनट्स लगते हैं। तो ये कोएगुलेशन किस तरह से होती है, इसमें इन्वॉल्व हैं 10 फैक्टर्स और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सब मिलकर जो है वो टोटली ब्लड को कोएगुलेट कर देते हैं, और जिस वेसल से ब्लड निकल रहा है वो ब्लीडिंग अब स्टॉप हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो कोएगुलेशन में है दैट इज रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब कभी हमारा ब्लड जो है, जो कि वेसल्स में फ्लो कर रहा है, वेसल्स मींस आर्टरीज में, वेन्स में जो ब्लड हमारे फ्लो कर रहा है, कभी जब हमारे उसकी चोट लग जाती है तो यहाँ से इस वेसल में चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है। ब्लड के अंदर हमने पढ़ा क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही एयर के कांटेक्ट में आते ही इन प्लेटलेट्स के जो है रप्चरिंग हो जाती है। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये टूट जाते हैं, और टूटने की वजह से इनमें से एक सब्सटेंस निकलता है दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। टूटने की वजह से इसमें से जो सब्सटेंस निकलता है दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन अब सेकंड स्टेप ऑफ कोएगुलेशन को करता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इसकी प्रेजेंस में ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट एक सब्सटेंस दैट इज प्रोथ्रोम्बिन, it will be converted into thrombin. प्लाज्मा के अंदर ही प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो है एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन जो है इनएक्टिव होता है, हमेशा ही हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन जब चोट लगती है हमारे और ब्लड जो है एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आते ही प्लेटलेट्स टूटते हैं और प्लेटलेट्स में से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर प्रेजेंट है तो ही प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। प्लस इसके साथ और क्या चीज चाहिए होगी, कैल्शियम आयंस। तो चोट लगी, प्लेटलेट्स टूटे,
उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। थ्रोम्बोप्लास्टिन के निकलने के साथ ही ब्लड में प्रेजेंट प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन जो कि इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाता है, अपनी एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है, और एक्टिव फॉर्म इसकी क्या है, दैट इज थ्रोम्बिन। साथ में कैल्शियम आयंस भी इस प्रोसेस के लिए चाहिए होते हैं। कैल्शियम आयंस जो हमने प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन में किए थे, कैल्शियम आयंस भी प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये कोगुलेशन जाती है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हमारे पास जो है थ्रोम्बिन प्रेजेंट है। इस थ्रोम्बिन की जो है प्रेजेंस में एक हमने जो है फाइब्रिनोजन नाम का जो है हमने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था प्लाज्मा वाले टॉपिक में, कि एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है, हमने पढ़ा था सीरम ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, और हमने तीसरा पढ़ा था फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन नाम का जो प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे ही थ्रोम्बिन रिलीज होता है, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये फाइब्रिनोजन भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रिनोजन अब किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन क्या है, इट इज अ सॉल्युबल प्रोटीन। सॉल्युबल मतलब जो घुल जाता है, प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ है, डिसॉल्व्ड है। ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, कौन सी फॉर्म, फाइब्रिन फॉर्म में। फाइब्रिन फॉर्म क्या है, इट इज इनसॉल्युबल। ये अब प्लाज्मा के अंदर नहीं घुलता। प्लाज्मा के अंदर नहीं घुलता मतलब कि अब जहां पर चोट लगी है, इस जगह पर चोट लगी है जहां पर ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ पर जो ये फाइब्रिन है, फाइब्रिन जो प्रोटीन है, इसके धागे आ जाते हैं। फाइब्रिन प्रोटीन क्या है, बेसिकली ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं, इस तरह से यहाँ पर फाइबर्स जो है आकर यहाँ पर एक जाल बना देते हैं। ये एक जाल बन गया, एक नेट बन गया उस जगह पर जहां पर आपके चोट लगी है। अब इस फाइब्रिन का जो नेटवर्क है, अब क्योंकि इनसॉल्युबल है इसीलिए जाल बना पाया। फाइब्रिनोजन क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि वो प्लाज्मा में खुद ही घुल जाता है, इसलिए वो ऊपर अलग से हमें फाइबर्स की फॉर्म में नहीं दिखता है। अब इस जो फाइब्रिनोजन है, इसके जाल है, इसके अंदर सारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और जो बाकी बचे हुए ब्लड के प्लेटलेट्स हैं, वो सब इसी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इस जाल में इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं। और बाहर से हमें कैसी दिखेगी, अब हमारी जो भी चोट लगी है, हमें जहां पर भी हमारे इंजरी हुई थी, अब हमें वो लाल रंग का इस तरह से एक उभरा हुआ एक क्लॉट सा दिखता है। तो हम क्या कहते हैं कि ब्लड जो है वो क्लॉट कर गया है, क्लॉटिंग हो गई है। तो दिस इज हाउ क्लॉटिंग अकर्स। कैसे होती है, सबसे पहले 10 फैक्टर्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही चोट लगी, प्लेटलेट्स एयर के कांटेक्ट में आए, वैसे ही प्लेटलेट्स टूट गए। प्लेटलेट्स के टूटने के साथ उसमें से एक सब्सटेंस निकलता है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन नाम के प्रोटीन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन फाइब्रिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है, और इसके अंदर जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के अंदर सॉल्युबल जो है इसके फाइबर्स हैं, और फाइब्रिन जो है इसके फाइबर्स कैसे हैं, इनसॉल्युबल। इसीलिए वहां पर एक जाल बना देता है, एक नेटवर्क बना देता है, फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, और इस नेटवर्क में अब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, और हमें बाहर से वो वुंडेड एरिया कैसा दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ अ क्लॉट। तो इस तरह से हमारी क्लॉटिंग होती है। अब नॉर्मली ऐसा क्यों नहीं होता, जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है तब वो क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, जब वो चोट लगती है तब ही ब्लड निकलता है, और कुछ टाइम बाद, मैंने आपको बताया 2 से 7 मिनट के बाद वो क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके क्लॉट नहीं होने का कारण पहला तो ये है कि प्लेटलेट्स टूटे नहीं। जब तक प्लेटलेट्स नहीं टूटेंगे तब तक थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होगा तो थ्रोम्बिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन नहीं होगा तो फाइब्रिन भी नहीं बनेगा। सारे जो रिएक्शंस हैं ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो देखी जाती है।
दूसरा कारण क्या है कि हमारा ब्लड जो वेसल्स में क्लॉट नहीं करता, दूसरा कारण है हेपरिन। हेपरिन नाम का जो एक सब्सटेंस है, ये प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज एन एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट मतलब कि ये कोएगुलेशन को नहीं होने देता। जब तक ब्लड के अंदर हेपरिन है, ब्लड वेसल्स के अंदर के ब्लड के अंदर हेपरिन है, ये जो ब्लड है ये क्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। आप जब कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, या कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग घर पे ही ब्लड टेस्ट के लिए बुला लेते हैं लैब वालों को, तो वो आपका सैंपल लेते हैं, या आप लैब पे भी सैंपल देने जाते हो तो आपको लैब वाला क्या कहता है कि इसकी रिपोर्ट जी 2 से 3 दिन में आएगी, कभी कभी कहते हैं जी 7 दिन में आएगी रिपोर्ट, है ना। ये टेस्ट आपका कहाँ जाएगा? ये बॉम्बे में जाएगा जी, ये अहमदाबाद जाएगा, ये कर्नाटका जाएगा, ये गुड़गांव जाएगा। तो यहाँ से अब इस टाइम पे हमने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, हमने उसको 2-3 दिन के रास्ता जो है इतनी दूर वहां पर भेजना है, चाहे पूरी रात का भी रास्ता है, इतनी देर में ब्लड कोएगुलेट क्यों नहीं होता? चोट लगती है तो 2 से 60 मिनट में हो जाता है, लेकिन वो जब लेते हैं सैंपल तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वो सैंपल लेते हैं, आपने अगर देखा हो तो वो सिरिंज के थ्रू लेते हैं। सिरिंज जिसको आप इंजेक्शन बोलते हैं ना, दैट इज सिरिंज। जो उसमें दवाई डाली जाती है दैट इज इंजेक्शन, और ये जिससे आपको डराया जाता होगा बचपन में, दैट इज सिरिंज। तो ये सिरिंज लगाकर जो उन्होंने आपका ब्लड जो है वो कलेक्ट किया है, उस ब्लड को वो एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर डाल देते हैं, और इसके अंदर एक पिंच यानी कि एक चुटकी भर जो है वो एक सब्सटेंस डाल देते हैं, दैट इज सोडियम और पोटाशियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये सब्सटेंस डाल देते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सलेट क्या करता है कि प्लाज्मा के अंदर जितने भी कैल्शियम आयंस हैं उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। प्रेसिपिटेट कर देता है मींस कि वो ऊपर की ओर उठकर आ जाते हैं, कैल्शियम आयंस प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं। अब क्या होगा? जो अंदर ब्लड है उसके अंदर के प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम आयंस अब नहीं है, तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्योंकि क्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमने पढ़ा कि हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो है वो कैल्शियम आयंस के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलना है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन भी अगर मिल जाए, प्रोथ्रोम्बिन भी है, पढ़ा ही ब्लड के अंदर पढ़ा ही है, लेकिन अगर कैल्शियम आयंस नहीं है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा और पहले स्टेप पर ही ये प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। तो इस तरह से क्लॉटिंग को वो लोग रोक देते हैं। ठीक है, प्लस इसको जो है साथ में लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगर कभी किसी ने देखा हो तो वो एक आइस बॉक्स होता है जिसके अंदर आइस रखी हुई होती है, और इस आइस बॉक्स के अंदर कुछ कंपार्टमेंट बने होते हैं और इनके अंदर ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं ताकि लो टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर पर भी ब्लड जो है वो कोएगुलेट नहीं होगा, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सब एंजाइम्स जो हैं इनको काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, और अगर वो टेम्परेचर नहीं मिला तो काम नहीं होगा। राइट? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। एक तो आपको ब्लड तो पता चल गया जिसके अंदर प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स हैं। दूसरी एक टर्म आती है सीरम। सीरम कैसे बनता है? इट फॉर्म्स बाय द रिमूवल ऑफ फाइब्रिन। जो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन है, अगर हम उसको प्लाज्मा से, रिमूवल ऑफ फाइब्रिन फ्रॉम प्लाज्मा, अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिन नाम का प्रोटीन निकाल लें तो हमें एक कलरलेस लिक्विड मिलता है। इस कलरलेस लिक्विड को कहा जाता है सीरम। प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिन नाम के प्रोटीन को अलग कर दें तो उससे क्या बन जाता है? सीरम। ये लैब्स में किया जाता है, और इसको जो है अलग करने के लिए क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज समझते हैं आप लोग? अभी देखा है किसी ने? लैब्स में जो है आपकी बायो लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में
एक मशीन होती है जिसमें टेस्ट ट्यूब लगा दी जाती है, फिर वो गोल गोल यूं जोर जोर से घूमती है, ठीक है। तो ये इस तरह से जब जोर जोर से ये मशीन जब घूमती है तो जितना भी इसके अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं, जो सेल्स होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। फाइब्रिन नाम का जो प्रोटीन है वो हैवी है, वो नीचे को आ जाता है और ऊपर जो है वो ब्लड रह जाता है। तो वो ब्लड नहीं, जो बची हुई चीज है दैट इज सीरम। तो कई टेस्ट जो है वो सीरम के होते हैं, ब्लड के नहीं होते, ठीक है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज चेक होता है, तो उसको ब्लड ग्लूकोज नहीं, सीरम ग्लूकोज बोलते हैं। पहले ब्लड से सीरम को निकालते हैं, फाइब्रिन को अलग करते हैं प्लाज्मा में से, और फिर उस सीरम के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को चेक किया जाता है। अगर वो नॉर्मल है या जितनी भी अमाउंट आई है तो आपको बता दी जाती है। तो वो टेस्ट क्या होता है? सीरम ग्लूकोज का। मैंने टेस्ट फिर से कर दूं। हाँ जी, नहीं टेस्ट फिर से करना थोड़े से। टेस्ट बेटा कोई भी आप जो शुगर का टेस्ट कराते हैं, जो लोग शुगर चेक कराते हैं, शुगर के लिए जो सैंपल लिया जाता है ब्लड का, उस ब्लड को पहले सीरम बनाया जाता है, फिर उसके में से ग्लूकोज चेक की जाती है। कैसे करते हैं ये नहीं मैंने बताया, ये तो प्रोसीजर है एक बड़ा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। फाइब्रिन तो सिर्फ क्लॉटिंग के टाइम पे बनता है, पीयूष कह रहा है यस। फाइब्रिन मतलब फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को अलग कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर फाइब्रिन बनेगा, ठीक है पीयूष। नेक्स्ट जो है एक और लिक्विड जो होता है दैट इज लिम्फ, ठीक है। लिम्फ, लिम्फ जो है इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। स्ट्रॉ कौन सा कलर होता है? स्ट्रॉ मीन्स अ लाइट येलो कलर, ठीक है। इसकी कंपोजिशन जो है ब्लड के जैसी ही होती है, लेकिन इसका कलर येलो होता है क्योंकि इसके अंदर नहीं होते हैं क्या? आरबीसीज। आरबीसीज इसके अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए इट इज स्ट्रॉ कलर्ड। बाकी लिम्फ के अंदर सेम सब कुछ होता है, ग्लूकोज, आयंस, जो सब प्लाज्मा में मिलते हैं, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक और डिफरेंस है लिम्फ का कि ब्लड जो है वो कहाँ पर फ्लो करता है? ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज, veins and capillaries। लेकिन जो लिम्फ है वो फ्लो करता है सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स कहाँ होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैली हुई होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर? इस तरह से। तो ये जो आर्मपिट वाला एरिया है, अंडर आर्म्स वाला एरिया है, यहाँ पर होती है लिम्फेटिक वेसल्स। नेक वाला जो एरिया है यहाँ पर होती है लिम्फेटिक वेसल्स। बाकी जगह कम होती हैं, इन एरियाज में ज्यादा होती हैं। आर्मपिट, नेक और ग्रॉइन रीजन, दिस इज ग्रॉइन रीजन। इन जगह पर लिम्फेटिक वेसल्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है, नंबर जो है ज्यादा होता है। तो सिर्फ लिम्फेटिक वेसल्स में ही फ्लो करता है लिम्फ। लिम्फ का काम भी ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी चल रही हैं और वो भी ट्रांसपोर्ट करती हैं। होता क्या है, कुछ एक फूड आइटम्स, जैसे कि आपने घी तेल खाया, दैट कंटेन्स फैट्स। आप नॉर्मली सुनते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में होंगे वो आपसे क्या कहते हैं कि घी तेल या तली हुई चीजें जो है वो देर से डाइजेस्ट होती हैं, हल्की चीजें लो जो कि जल्दी डाइजेस्ट होंगी। जल्दी डाइजेस्ट होना और देर से डाइजेस्ट होना मीन्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अब जो आपने ये फैट खाया है, ये फैट जो है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाता। नॉर्मली हमारे डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, जिन बच्चों ने डाइजेशन नहीं की हुई, तो हम जो भी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं और फैट्स खाते हैं,
ये तीनों चीजों का होता है ब्रेकडाउन हमारे इंटेस्टाइन में, जिसे हम बोलते हैं डाइजेशन। ब्रेकडाउन होकर ये छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट बन जाता है ग्लूकोज, प्रोटीन्स बन जाते हैं एमिनो एसिड्स, और फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो तीनों छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, अब ये कहाँ पर एंटर करते हैं? दे ऑल एंटर इनटू द ब्लड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड अब एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन इसमें जो ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल हैं, ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाते। ये पहले कहाँ जाते हैं? पहले दे गो इनटू द लिम्फ, और फिर उसके बाद ये ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। तो टाइम लग जाता है, पहले लिम्फ में गए, लिम्फ से फिर ब्लड के अंदर जाएंगे, तो इसीलिए इनकी डाइजेशन में टाइम लगता है। और हम कहते हैं कि हमें ये जो ऑयली फूड है ये हमें देर से डाइजेस्ट होगा। होपफुली इट इज क्लियर नाउ। लिम्फ क्लियर है सबको? लिम्फ क्या होता है? Yes, ma'am. लिम्फ के फंक्शंस क्या हैं? एक तो ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर, कुछ हद तक गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है लिम्फ, और हमारे डाइजेस्टेड फूड को, जैसे कि फैट्स मैंने आपको बताया। ठीक है, लिम्फ के अंदर जो है हमारे डिफेंस सिस्टम के सेल्स, दैट इज WBCs भी प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये WBCs आगे चलकर जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज कहाँ मिलती हैं? लिम्फ के अंदर होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आपको गला खराब हो, अब तो चलो ना हो, पहले कभी गला खराब हो, बहुत तेज बुखार हुआ हो, तो कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ ईयर के पास में या नेक के पास में यहाँ पर जो है छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, या कान के पीछे ना इधर, या नेक के यहाँ पर, या ये जो चिन है, चिन के यहाँ पर छोटी छोटी गांठें, मतलब बाहर को नहीं दिखती, आप स्किन को यूं ऐसे से करोगे तो आपको लगेगा ऐसे छोटे छोटे मटर के दाने हैं, जैसे ऐसे से मूव करते हैं, इस तरह की गांठें बन जाती हैं। तो ये गांठें क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी के अंदर जो है ये लिम्फ जो है वो फैला हुआ होता है इन द लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या है? जगह जगह पर इस तरह से इसमें स्वेलिंग्स होती हैं, ये स्मूथ नहीं होती वेसल्स, जगह जगह पे इसमें इस तरह से नॉट्स बनी होती हैं, स्वेलिंग्स बनी हुई होती हैं। इन स्वेलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ये स्वेलिंग्स कहलाती हैं लिम्फ नोड्स। नोड मतलब अ स्वेलिंग। और ये स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि जितने भी बाहर से आने वाले जर्म्स या बैक्टीरिया हैं, उनसे लड़ने वाले जो एंटीबॉडीज हैं हमारी बॉडी के अंदर बनी हैं, जो WBCs हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब कभी हमें फीवर हुआ हो, मैंने आपको बताया बहुत तेज फीवर रहा हो, गला खराब हुआ हो, हम कोई बड़ी बीमारी से उठे हो, तो यहाँ पर छोटे छोटे नोड्स हमें बाहर को इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें बाहर से पाल्पेबल होते हैं, हमें पता चलता है कि ये इस तरह से यहाँ पर कोई गांठें बनी हुई है, ये जॉ लाइन के साथ में खासकर हो जाती है। तो ये क्या इंडिकेशन है? इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है और हमारी बॉडी लगातार इस इन्फेक्शन से लड़ रही है। इसमें डरने की बात नहीं होती है। अगर इन जगहों पर है जहाँ जहाँ पर लिम्फ वेसल्स होती है, अगर उन जगहों पर ऐसी नॉट्स बनती हैं, तो इसका मतलब इट्स अ गुड साइन, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी बॉडी जो है वो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल से लड़ रही है। ठीक है, तो ये लिम्फ नोड जो है वो एंटीबॉडीज को रखते हैं अपने पास में, ताकि बाहर से आने वाली इन्फेक्शन से भी फाइट किया जा सके। क्लियर है ये सारा टॉपिक लिम्फ? Yes, ma'am. मैम। चलिए नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट जो है, आज रीजॉइन मत करना, इसी क्लास में जो हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपको रीजॉइन करने की नहीं जरूरत, इसी क्लास में जितना हो जाएगा दैट इज इनफ। हार्ट जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह का होता है। अगर हम स्टार्ट करें फिशेस से, फिशेस का हार्ट जो है इट इज 2 चैम्बर्ड।
दो कंपार्टमेंट्स होते हैं हार्ट में, एक कंपार्टमेंट कहलाता है एट्रिया और दूसरा जो है दैट इज वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे हम एट्रिया वेंट्रिकल इस तरह से कहते हैं, तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल इस तरह से दो ही चैम्बर्स होते हैं। तो फिशेस का हार्ट इट इज 2 चैम्बर्ड। तो बेसिकली इनके अंदर जो है, फिशेस के अंदर जो है सर्कुलेशन होती कैसे है, फिशेस के अंदर जो सर्कुलेशन है कैसे होता है कि पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर फिशेस ने अपना फूड जो डाइजेस्ट किया और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा इस तरह की वेन्स की बनी हुई स्वेलिंग्स में इकट्ठा हो जाता है। इनको हम बोलते हैं साइनस वीनस। वेन्स जो है छोटी छोटी स्वेलिंग्स बना देती हैं, इकट्ठी होकर एक उभरी हुई चीज बना देती हैं, दैट इज साइनस वीनस। साइनस वीनस से ये सारा कहाँ जाता है, इनटू द ऑरिकल, यानी कि एट्रियम। ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ जाता है, इनटू द वेंट्रिकल। इतना बड़ा नहीं होता, मैं सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए फिश के अंदर इतने बड़े बड़े पार्ट्स ये बना रही हूँ। ठीक है, ऑरिकल से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जो है उसमें से खुलती है एक बहुत बड़ी आर्टरी दैट इज एओर्टा। तो साइनस वीनस से ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से एओर्टा में सारा ब्लड, और एओर्टा से ये ब्लड कहाँ जाता है, ये इसकी बॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं गिल्स, गिल्स के अंदर जाता है। ठीक है, गिल्स क्या करते हैं, बाहर का जो वाटर है उससे ऑक्सीजनेटेड जो है वो वाटर, ऑक्सीजन जो है वाटर की वो निकालकर अपने अंदर फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस सारे को पूरी बॉडी के अंदर फिर से फैला देते हैं। ऑक्सीजनेटेड जो वाटर है, सारा ऑक्सीजन जो है वो पूरा फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलती है फिशेस के अंदर। नेक्स्ट है सर्कुलेशन इन द एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग। एम्फीबियंस के अंदर जो है, यस राघव। मैम जैसे ऑरिकल को ही ऑट्रिया कहा जाता है या दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं? और ऑरिकल या एट्रिया वन एंड द सेम थिंग। ओके मैम, ऑरिकल एंड एट्रिया एक ही चीज है। एम्फीबियंस एंड मैम फिश की हर्ट का साइज कितना होता है? ये नहीं हमारे सिलेबस में, इतना नहीं मुझे पता, मुझे इंसानों के बारे में ज्यादा पता है। इसको करने के लिए तो बीएससी ज़ूलॉजी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें भी पढ़ के पता नहीं पता चले, नहीं पता चले, पर मैं देख के बता सकती हूँ आपको साइज कितना होता है। ह्यूमन बींग्स का हार्ट मुझे पता है, क्योंकि इन सब के बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया है। एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ लिखा हुआ है, एक लाइन है कि फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर है, एम्फीबियन